सभी को मेरा नमस्कार। दिल्ली आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की चर्चा करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहने का मतलब है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की बातचीत इस टॉपिक में हमारी कवर अप होगी। इससे पहले की क्लास में हमने लास्ट में 1857 की क्रांति को समझा था और ये भी जाना था कि 1857 की क्रांति भारत में असफल रही थी। अगर हम 1857 की क्रांति की बात करें तो भले ही 1857 की क्रांति भारत में असफल रही, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे रहे थे भारत के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति ने भारत के लोगों को ये एहसास करा दिया था कि भारत के लोग अंग्रेजों के विरोध में खड़े हो सकते हैं। अब जो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रही है, इसकी कहानी कुछ इस तरीके की है कि अंग्रेजों के द्वारा ही कांग्रेस की स्थापना करने का सुझाव दिया गया। यानी कि एक वायसरॉय थे उस समय पर, डफरिन की ही दिमाग की उपज कहा जाता है कि भारत के लोगों को कांग्रेस की स्थापना का सुझाव दिलाने को लेकर डफरिन के दिमाग की अगर हम बात करें तो डफरिन के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात थी कि अगर जो 1857 की क्रांति जो हमारी असफल हुई, उसकी वजह से लोगों में जो असंतोष पनपा है, वो असंतोष कहीं दोबारा से कोई उग्र रूप ना ले ले, तो उस उग्र रूप से कैसे बचा जाए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अंग्रेजों ने भारत के लोगों को ये सुझाव दिया कि एक ऐसा अखिल भारतीय मंच आप लोग अपने लिए तैयार कीजिए जिस पर आप एकजुट होकर अपनी सभी मांगों को ब्रिटिशर्स के सामने प्रस्तुत कर पाए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जा रही है। तो प्रश्नों की दृष्टि से देखते हैं कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो प्रश्न कुछ इस तरीके से कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट डेट क्या है, किस ईयर में ये एस्टेब्लिश की गई। तो 28 दिसंबर 1885 को एस्टेब्लिश की गई। स्थापना का सुझाव किसने दिया, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये डफरिन के दिमाग की उपज थी और डफरिन के निर्देशों पर एक रिटायर्ड अधिकारी थे, यानी कि एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट कहेंगे हम उन्हें। तो एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे जिनका नाम था A.O. ह्यूम, आईसीएस थे ये, इंडियन सिविल सर्वेंट उस समय पर कहा जाता था। तो A.O. ह्यूम के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। प्रथम अध्यक्ष अगर पूछे कि कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे, जिनको WC बैनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम सचिव अगर पूछे तो यही A.O. ह्यूम इसके प्रथम सचिव थे। स्थापना के समय भारत के जो वायसरॉय थे वो लॉर्ड डफरिन थे। प्रश्न कुछ यहाँ से भी पूछे जाते हैं, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूले। प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नेरोजी। महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजनी नायडू। महिला जो पहली महिला बनी एनी बेसेंट, वो आयरलैंड की थी, भारतीय मूल की नहीं थी। इसलिए दोनों तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर पूछे भारतीय महिला तो आप कहेंगे कौन, सरोजनी नायडू। तो ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन, इसको देखेंगे। अब देखिए, अगर हम प्रथम अधिवेशन की बात करें तो ये जो प्रथम अधिवेशन हुआ था इसमें 70 लोगों ने प्रतिभाग किया था, यानी कि 72 प्रतिनिधि थे। तो प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधि थे, प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो प्रथम अधिवेशन यानी कि इसकी स्थापना कहाँ, बंबई में हुई थी। पहले इसकी स्थापना पुणे में होने वाली थी, लेकिन पुणे में प्लेग एक बीमारी होती है, वो बीमारी फैल जाने के कारण पुणे में इसकी स्थापना ना होकर कहाँ हुई, इसकी स्थापना बंबई में की गई। अब कुछ दो स्टेटमेंट लिखे गए हैं यहाँ पर, वो स्टेटमेंट पूछे जाते हैं कि ये स्टेटमेंट किसके किसके द्वारा दिया गया। एक स्टेटमेंट डफरिन के बारे में है और एक स्टेटमेंट लॉर्ड कर्जन के बारे में है। डफरिन जो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसरॉय थे, उन्होंने कांग्रेस के लिए कहा कि जो कांग्रेस है वो अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि बहुत कम लोग हैं इस कांग्रेस में, तो बहुत अल्पसंख्यक वर्ग का क्या है, ये जनता का प्रतिनिधि बताया इसको डफरिन ने कांग्रेस को। तो प्रश्न पूछे कि कांग्रेस को अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि किसने बताया, तो लॉर्ड डफरिन ने। लॉर्ड कर्जन ने कहा कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है
कि मैं जब तक भारत में रहूं तब तक कांग्रेस की समाप्ति, शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करता रहूं। तो पूछे कि ये किसका स्टेटमेंट होगा, तो ये कहेंगे हम लॉर्ड कर्जन का। एक प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस किसकी दिमाग की उपज थी, तो कांग्रेस की स्थापना डफरिन के दिमाग की उपज थी, जो उस समय के वायसरॉय थे। मैंने जैसे आपको बताया कि डफरिन इस बात से बचना चाहते थे कि कहीं ऐसी ही क्रांति उग्र रूप ना ले ले, दोबारा से कोई ऐसी क्रांति ना हो जाए, उसका रूप उग्र ना हो जाए। तो इन सब से बचने के लिए एक मंच तैयार किया गया अखिल भारतीय स्तर पर, ताकि सभी लोग एकजुट होकर अंग्रेजों के सामने अपनी मांग रख पाए। 1857 की क्रांति का विफल होने का सबसे बड़ा कारण यही था कि उसमें एकजुटता नहीं थी। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग विद्रोही, अलग अलग जगहों के नेता उसमें विद्रोह कर रहे थे, और अंग्रेजों ने बड़ी आसानी से उन्हीं स्थानों पर जाकर उन विद्रोहों का दमन कर दिया। तो पहली बार तो चलिए ठीक है कि पहली बार में चीजें क्या हो गई, रिजॉल्व हो गई या इनके कंट्रोल में आ गई, लेकिन डफरिन को कहीं ना कहीं ये दिमाग में आ चुका था कि अगर दोबारा भी ऐसी परिस्थितियां हो तो इस परिस्थिति से कैसे बचा जाए। तो इसलिए सुझाव दिया गया कि आप एक मंच पर आ जाइए, एक ऐसा मंच तैयार कीजिए अपने लिए जिसमें आप आसानी से अंग्रेजों के समक्ष अपनी सभी शर्तों को, या अपनी सभी शर्तों को नहीं, अपनी सभी मांगों को रख पाए। तो इसलिए प्रश्न ये पूछा जाता है। अगर पूछे किसके दिमाग की उपस्थिति, तो डफरिन की। अगर पूछे कि किसके सुझाव पर बने, तो डफरिन के निर्देशों पर ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इसका सुझाव दिया गया और इसकी स्थापना की गई। अगर हम बात करें कि जो हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना थी उसके बाद महत्वपूर्ण घटना क्या घटी। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो कांग्रेस की स्थापना के बाद एकजुटता जब देखने के लिए मिली, और बंगाल एक बहुत बड़े राजनीतिक केंद्र के रूप में उभर रहा था। बंगाल में पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, एक हिस्सा ऐसा था जहां पर जो मुस्लिम बहुल था, एक हिस्सा ऐसा था जो हमारा हिंदू बहुल था। तो ऐसे में हिंदू मुस्लिम की एकता को भी देखा गया, और एक बड़े राजनीतिक केंद्र के रूप में बंगाल उभर के आ रहा था। तो ये बात अंग्रेजों को सही नहीं लगी कि इस तरीके से यहाँ पर राजनीतिक केंद्र ये बन रहा है, और आगे को हो सकता है कि यहाँ से उन्हें कुछ परेशानी हो। तो ऐसे में लॉर्ड कर्जन उस समय के वायसरॉय थे, तो लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो राज करो की इनकी नीति थी। तो इसमें इन्होंने बंगाल के विभाजन की घोषणा कर दी और कहा कि बंगाल इतना बड़ा है कि हमें प्रशासनिक असुविधा हो रही है, यानी कि हमें उसमें प्रशासन करने में बहुत ज्यादा असुविधाएं हैं, तो इसलिए हम बंगाल का विभाजन करना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा तो कुछ और, लेकिन इनकी मंशा कुछ और थी। ये कुल मिला के क्या करना चाह रहे थे, बंगाल को विखंडित करके लोगों को एक दूसरे से एकजुटता, जो एकता जो बन रही थी, उसको समाप्त करना चाह रहे थे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। तत्कालीन वायसरॉय पूछे कि कौन था, तो लॉर्ड कर्जन उस समय के तत्कालीन वायसरॉय थे। इसे बंगाल विभाजन, बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। बंगाल विभाजन के विरोध में भारत के लोगों के द्वारा स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। तो प्रश्न हमारे एग्जाम के लिए बड़े स्ट्रेट, मतलब वन लाइनर प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे बंगाल विभाजन कौन से सन में आया, मतलब किस वर्ष बंगाल विभाजन हुआ, किस वायसरॉय के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन चला, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष चलाया गया। तो इस तरीके से प्रश्न होंगे, ऐसे ही आपको समझना होगा। तो अगर हम बात करें कि बंगाल विभाजन 20 जुलाई 1905 को तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड कर्जन थे। कारण था, इन्होंने, अंग्रेजों ने जो कारण बताया था वो प्रशासनिक असुविधा बताया था। बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ 20 जुलाई को घोषणा हुई और प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 से। अब जब 16 अक्टूबर 1905 को जब ये प्रभावी कर दिया गया, यानी कि बंगाल विभाजित कर दिया गया, तो भारतीयों के द्वारा 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। बंगाल में हिंदू मुस्लिम दोनों थे, और हिंदू मुस्लिम की एकता को देखते हुए ही फूट डालो राज करो की नीति के तहत इसका विभाजन किया जा रहा है। अब जब 16 अक्टूबर को जब ये प्रभावी हुआ तो भारत के लोग बड़े दुखी थे, तो उन्होंने 16 अक्टूबर को कैसे दिवस के रूप में मनाना समझा, शोक दिवस के रूप में मनाना समझा। और एकता का प्रदर्शन करने के लिए कि आप भले ही अंग्रेज चाहे हमें अलग करना चाहें, लेकिन उसके बावजूद भी हम क्या है, एक हैं। इस एकता का प्रदर्शन करने के लिए हिंदू और मुस्लिमों ने आपस में एक दूसरे को क्या बांधी, राखी बांधी। तो राखी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, और
भारतीयों के द्वारा इसे शोक दिवस के रूप में भी मनाया गया था। अगर प्रश्न पूछे कि घोषणा किस तिथि को हुई, तो 20 जुलाई 1905 को घोषणा हुई और 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। और 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, ये तो याद ही रखना है, 1905 का वो ईयर था। अब बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 से स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। बंगाल विभाजन के विरोध में भारत के लोगों ने क्या किया, तो अंग्रेजों ने तो डिक्लेयर कर दिया कि बंगाल विभाजित किया जाता है। भारत के लोगों ने इस बंगाल विभाजन के विरोध में ही 7 अगस्त 1905 में एक टाउन हॉल, एक जगह है कलकत्ता में, वहां एक मीटिंग करी और मीटिंग करने के बाद ये घोषणा करी कि हम भी क्या चलाएंगे, स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। और स्वदेशी आंदोलन कहने का मतलब है, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, कि स्वदेश की चीजों को स्वदेश निर्मित चीजों का प्रयोग करेंगे और विदेशी चीजों का त्याग करेंगे। विदेशी चीजों में हर प्रकार की विदेशी चीजें। अब देखिए, जो बंगाल विभाजन जो हुआ इस समय पर, क्योंकि बांग्लादेश वाले हिस्से को अलग किया जा रहा है, उस समय पर ये मुस्लिम बहुल था, तो ऐसे में रविंद्रनाथ टैगोर ने एक गीत की रचना करी जिसमें कहा गया, अमार सोनार बांग्ला। अमार सोनार बांग्ला की हमारा सुनहरा जो बंगाल है उसको अलग किया जा रहा है, उसको उस राष्ट्र की भावना को जागृत करने के लिए, एक दूसरे से एकता का भाव रखने के लिए। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ये गीत की रचना की गई थी, जो स्वदेशी आंदोलन के दौरान बड़ा प्रसिद्ध रहा। तो प्रश्न पूछा जाता है, अमार सोनार बांग्ला गीत किसके द्वारा रचा गया? अमार सोनार बांग्ला किस समय पर प्रचलित हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन के समय पर प्रचलित हुआ। बाद में जब 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ, तो उस समय पर ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान, इसको राष्ट्रीय गान के रूप में अपना लिया गया। तो बंगाल विभाजन से संबंधित कुछ जो फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं वो सब आपके लिए लिख दिए गए हैं। बंगाल की पहली क्रांतिकारी संस्था थी, तो पूरे बंगाल की पहली क्रांतिकारी जो संस्था थी 1902 में बनी, जिसको अनुशीलन समिति कहा गया। तो इसका गठन जो किया था वो वारिंद्र कुमार घोष ने किया था। युगांतर इनकी पहली यहाँ से प्रमुख पत्र था, युगांतर। तो युगांतर या अनुशीलन समिति का गठन, ये तीनों ही प्रश्न पूछे जाते हैं। 1905 के बाद 1906 में 1906 में एक अधिवेशन हुआ कलकत्ता में ही। इसको कलकत्ता का कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन कहा जाता है। इस कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा अध्यक्षता की जा रही है। अब देखिए, अधिवेशन क्या होता है? जैसे हमने कहा कि कांग्रेस की स्थापना इसलिए की जा रही है क्योंकि कांग्रेस अपनी मांगों को रख सके, अखिल भारतीय मंच के रूप में इसको बनाया गया। तो अब क्या होता था कि कांग्रेस जब बनी तो कांग्रेस के, भारत के लोगों ने, जो कांग्रेस के मुख्य कार्यकर्ता थे, उन लोगों ने ये निर्णय किया था कि हम लोग साल भर में एक बार मीटिंग करेंगे। और साल भर में जब हम एक बार मीटिंग करेंगे तो हम देखेंगे कि अंग्रेजों से हमें क्या क्या चीजें अपनी मांग के रूप में हमें प्रस्तुत करनी है। तो इसके लिए मीटिंग होती थी। इन्हीं मीटिंग्स को अधिवेशन कहा जाता था। तो ये हर साल होता था अधिवेशन, दिसंबर के टाइम पर, जिस समय पर स्थापना हुई उसी समय पर अधिवेशन किए जाते थे। तो ऐसे ही 1906 में जो अधिवेशन हो रहा है वो कलकत्ता में हो रहा है और उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं कौन? ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा उसकी अध्यक्षता की गई थी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न पूछे कि भारतीय इतिहास में ग्रैंड ओल्ड नेम के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो कौन? दादा भाई नौरोजी। इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, आपके उपनाम के ऊपर भी पूछा जा रहा है। कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग की। कहा कि हमें क्या चाहिए? स्वराज चाहिए, यानी कि हमको भी शासन में हिस्सा चाहिए। तो पूछे कि स्वराज की सर्वप्रथम मांग कब की गई? तो स्वराज की सर्वप्रथम मांग की गई 1906 में। अब ये तो एक बात है कि स्वराज की मांग कब की गई या कौन से अधिवेशन में की गई, उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही थी। ऐसे ही अगर हम 1906 में एक और घटना की बात करें तो 1906 में मुस्लिम लीग की भी स्थापना हुई। जो अभी हम हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे थे कि हमने कहा कि भारत के लोगों में इतना एक दूसरे से इतना लगाव था कि उनको अलग करने के लिए बंगाल विभाजन जैसी घटना को अंजाम देना पड़ा। मतलब उसका एक कारण ये भी है। तो अगर हम बात करें कि इनकी नीति जो थी अंग्रेजों की, वो तो यही थी कि फूट डालो राज करो। तो ये किसी भी तरीके से मुस्लिमों को हिंदू से क्या करना चाहते थे? अलग करना चाहते थे। इसका एक उदाहरण हमें कहाँ दिखता है?
मुस्लिम लीग की स्थापना में दिखता है। जो उस समय के तत्कालीन वायसरॉय थे उनका नाम था लॉर्ड मिंटो, और लॉर्ड मिंटो ने कुछ मुस्लिमों को शिमला में एक शिष्टमंडल बैठक के लिए, यानी कि एक शिष्टमंडल बैठक कह लीजिए, एक शिष्टमंडल मुलाकात के लिए बुलाया और भारत के मुस्लिमों से ये कहा कि आप भारत में अल्पसंख्यक के रूप में हैं, यानी कि आप बहुत कम हैं, आप अगर अपनी मांगे रखेंगे तो आपकी मांगे नहीं सुनी जाएंगी, तो इसलिए आपको अपना एक अलग दल बनाना चाहिए ताकि आप अपनी मांगों को बहुत अच्छे से प्रस्तुत कर पाए। तो ऐसी परिस्थिति में इनके कहने पर कुछ मुस्लिम जो हमारे उस समय के जो तत्कालीन नेता थे उन्होंने क्या किया, मुस्लिम लीग नामक एक संगठन की स्थापना कर दी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। प्रश्नों की दृष्टि से देखते हैं कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अगर पूछे कि तत्कालीन मुस्लिम लीग के समय तत्कालीन वायसरॉय कौन थे, तो लॉर्ड मिंटो थे। मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ, इंपॉर्टेंट, मुस्लिम लीग का गठन 1906 में ढाका बांग्लादेश में हुआ। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे, तो सलीमुल्लाह खां मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे। जैसे कांग्रेस की हर साल मीटिंग होती थी, ऐसे मुस्लिम लीग की भी हर साल अधिवेशन होता था। तो मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन कराची में हुआ था 1907 में ही। तो इतने फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हीं फैक्ट्स पर आप ध्यान दीजिए। कहानी के रूप में मैं सबकी कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्कशन अगर हम करेंगे तो हम हिस्ट्री को ही कवर कर पाएंगे नवंबर तक का। 30 नवंबर को पेपर है, तो उस रेलेवेंस में जो जो कनेक्टिविटी जहां जहां पर जिस तरीके से बन सकती है उसकी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको एक कहानी भी मिल जाए और आपको फैक्ट भी मिल जाए, ताकि आप घटना को जोड़ पाए। तो इस घटना को आप जोड़ सकते हैं कि यहाँ एक और हिंदू मुस्लिम एकता की बात हो रही, वहीं दूसरी ओर फूट डालो राज करो की नीति से माल्य मिंटो ने मुस्लिमों को ये समझाया कि आप अल्पसंख्यक हैं, आपकी मांगों को सुनने वाला कोई नहीं होगा। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक में अगर देखें तो बहुसंख्यकों की मांग सुनी जाएगी, इसलिए आप अपने अलग से अपने लिए क्या बनाइए, संगठन बनाइए। और इनकी बातों में आते हुए मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। प्रश्न की दृष्टि से ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगली अगर हम चर्चा करें तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा हुई कर्जन के द्वारा। 1905 में ही स्वदेशी आंदोलन चलाया गया भारत के लोगों के द्वारा। 1906 में हमारा मुस्लिम लीग की स्थापना हुई ढाका बांग्लादेश में। 1907 में कांग्रेस के साथ एक बहुत बड़ी घटना होती है, जैसे सूरत विभाजन। प्रश्न तो सीधे स्ट्रेट पूछा जाता है कि सूरत विभाजन कब हुआ, सूरत स्प्लिट कब हुई। तो सूरत विभाजन हुआ 1907 में, और सूरत विभाजन कहने का मतलब है कांग्रेस में फूट पड़ गई और कांग्रेस में पहला विभाजन हो गया। तो ये इसको क्या कहा जाता है, कांग्रेस का पहला विभाजन कहा जाता है। यानी कि कांग्रेस के आपस के लोग ही क्या हो गए, दो अलग अलग दलों में बट गए। कांग्रेस में वैसे भी जो नेता लोग थे वो उनकी विचारधाराएं कुछ लोगों की अलग थी, कुछ लोगों की अलग थी। जैसे अगर हम बात करें, एक दल के जो लोग थे वो लोग ये चाहते थे कि हम अंग्रेजों से जो भी मांगे उनके लिए हम रिक्वेस्ट करें, अनुनय करें, विनय करें, रिक्वेस्ट के थ्रू हम उनसे अपनी मांगों को पूरा करवाएं रिक्वेस्ट करके। और एक दल के लोग ऐसे थे जो कहते थे रिक्वेस्ट नहीं करनी है, सीधे क्या करना है, मतलब कुछ क्रांति करके या कुछ उग्र रूप से क्या करें, इनसे हमें क्या करना है, मांगे अपनी पूरी करवानी है। तो एक दल हुआ नरम दल जो अनुनय विनय करना चाहता था, और एक था उग्र दल जो मतलब क्या चाहता था, अनुनय विनय तो नहीं करना चाहता था। तो जो नरम दल था उनको हम उदारवादी, नरमपंथी ये कहते हैं, और जो उग्रवादी थे मतलब जो गर्मपंथी थे, जो अनुनय विनय नहीं करना चाहते थे, उन्हें उग्रवादी गर्मपंथी इस नाम से जाना गया। उग्रवादी दल में मुख्यतः लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पॉल शामिल थे। अगर हम उदारवादी दल की बात करें तो उदारवादी दल में गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये लोग कौन से दल के थे, ये हमारे उदारवादी दल के थे, जो बिल्कुल कहते थे कि हम क्या करेंगे, ऑन रिक्वेस्ट चीजों को पूरा करवाएंगे। अब जब इनकी विचारधाराएं नहीं मिलती थी तो पहले से भी क्या था, कुछ ना कुछ मतभेद होते थे, और वही मतभेद सूरत अधिवेशन में क्या हो गए, वही मतभेद बहुत ज्यादा हो गए, जिसकी वजह से सूरत में क्या हो गई, कांग्रेस में फूट डल गई। अब जब प्रश्न पूछा जाए कि सूरत विभाजन कब हुआ, तो 1907 में हुआ।
कांग्रेस का पहला विभाजन कौन सा है? तो कांग्रेस का पहला विभाजन सूरत विभाजन है। सूरत विभाजन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि साल भर वाली जो मीटिंग है, जिसको हम अधिवेशन कह रहे हैं, वो कहाँ हो रही है? हमारी सूरत में हो रही है। तो इसलिए इसको सूरत अधिवेशन भी कहा जाता है, सूरत विभाजन भी कहा जाता है। उदारवादी यानी कि नरमपंथी, उग्रवादी यानी कि गर्मपंथी में विभाजन हो गया। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष कर रहे थे। तो अगर पूछे कि जिस समय कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ, उस समय उस मीटिंग की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो उस मीटिंग की अध्यक्षता रास बिहारी घोष कर रहे थे। तो ये सूरत विभाजन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। 1905 के बाद जो एक और इम्पोर्टेंट घटना होती है, वो होती है 1909 की माल्ले मिंटो सुधार। और माल्ले मिंटो सुधार बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछा जाता है कि माल्ले मिंटो सुधार कब आया, इसमें क्या प्रावधान किए गए। नाम का तो ये सुधार था, लेकिन सुधार देखिए किस तरीके का था। 1909 का माल्ले मिंटो सुधार ने मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन की सुविधा दे दी। और पृथक निर्वाचन कहने का मतलब है, जैसे आज तो सामान्य निर्वाचन होता है, कोई भी इलेक्शन में खड़े हो, कोई सब अपने कैंडिडेट को वोट देते हैं। पृथक निर्वाचन कहने का मतलब है, अगर मुस्लिम कैंडिडेट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में खड़ा होगा, यानी कि प्रतिनिधि होगा, तो मुस्लिमों को वोट कौन देंगे? केवल और केवल कौन देंगे? मुस्लिम देंगे। ऐसे निर्वाचन को कहा जाता है पृथक निर्वाचन। माल्ले मिंटो ने और मतलब मुस्लिमों को हिंदुओं से अलग करने के लिए पृथक निर्वाचन की सुविधा दे दी और इसको नाम दे दिया माल्ले मिंटो सुधार। ये कहीं ना कहीं भारत में इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को कहीं ना कहीं प्रभावित किया। तो प्रश्न पूछे माल्ले मिंटो सुधार कब आया? 1909 में। माल्ले मिंटो सुधार में क्या किया गया? तो माल्ले मिंटो सुधार में पृथक निर्वाचन की सुविधा दी गई थी। 1909 के बाद एक और इम्पोर्टेंट घटना घटती है 1911 में, जिसको दिल्ली दरबार कहा जाता है। ये दिल्ली दरबार लगाया गया था उस समय ब्रिटेन के जो सम्राट थे जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के आगमन की खुशी में। तो यहाँ भारत इन लोगों को आना था, तो इनके आगमन में दिल्ली में एक दरबार लगाया गया। तो प्रश्न पूछे दिल्ली दरबार कब आयोजित किया गया? 1911 में। इस पर किसका आगमन हुआ था? तो इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम तथा महारानी मेरी का। दिल्ली दरबार का क्या परिणाम निकला, मतलब ये आए तो क्या हुआ यहाँ पर? तो ये इनको बुलाया इसलिए गया था क्योंकि हमने देखा कि बंगाल विभाजन जब हुआ तो स्वदेशी आंदोलन चला, और अभी भी भारत में बंगाल विभाजन का क्या हो रहा है? विरोध हुआ था। तो ऐसी परिस्थिति में जब दिल्ली दरबार लगाया गया, तो इसमें जो हमारा बंगाल विभाजन था उसको रद्द कर दिया गया। और बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, लेकिन कहा गया कि अब राजधानी जो होगी बंगाल कलकत्ता में ना होकर राजधानी कहाँ बनेगी? दिल्ली बनेगी। क्योंकि कलकत्ता कैसे उभर रहा था, बंगाल कैसे उभर रहा था? एक शक्तिशाली राजनीतिक केंद्र के रूप में उभर रहा था। तो किसी भी तरीके से बंगाल की शक्ति को कमजोर करना था। तो इन्होंने बंगाल विभाजन तो रद्द कर दिया, लेकिन कहा कि राजधानी कहाँ जाएगी, अब कहाँ स्थानांतरित की जाएगी? दिल्ली में। तो हमारी जो आज भी कैपिटल हमारी भारत की कहाँ है? दिल्ली है। भारत की राजधानी दिल्ली कब से है? घोषणा हुई 1911 से, लेकिन राजधानी बनाई गई 1912 में। तो 1912 से आज तक का हमारी राजधानी दिल्ली है। तो परिणाम निकला दिल्ली दरबार का कि राजधानी स्थानांतरित कर दी गई कलकत्ता से कहाँ? दिल्ली। इस दिल्ली दरबार में पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित हमारा जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, ये गाया गया। तो प्रश्न पूछा जाता है हमारा राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब गाया गया? कौन से ओकेजन में गाया गया? तो पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया हमारा दिल्ली दरबार में 1911 में। तो ये हमारे कुछ क्योंकि फैक्ट हैं, तो अभी फैक्ट्स को रिवाइज करने का टाइम भी चाहिए, तो आप इतने फैक्ट्स को रिवाइज कीजिए। मैं फिर से एक बार आपके लिए दोहरा देती हूँ, यहाँ पर आप सुनिएगा बहुत ध्यान से। हमने कहा 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस की स्थापना के समय वायसरॉय लॉर्ड डफरिन थे। कांग्रेस की स्थापना का सुझाव किसने दिया? A.O. ह्यूम ने। पहले अध्यक्ष कौन? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। पहले पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। पहले यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले। पहले महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। फिर हमने कहा बंगाल विभाजन हुआ 1905 में। घोषणा की गई 20 जुलाई 1905 को।
कौन थे वायसरॉय? लॉर्ड कर्जन वायसरॉय थे। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 से। इस दिन भारत के लोगों ने इस दिवस को शोक दिवस के रूप में मनाया और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रदर्शन करने के लिए एक दूसरे को राखी बांधी। 1905 के बाद हमारा 1906 में पहली कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्वराज की मांग की गई। तो पूछे कि पहली बार स्वराज की मांग कब की गई? तो कब? 1906 में की गई। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। 1906 में ही हमारा मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका बांग्लादेश में, संस्थापक सलीमुल्लाह खां, अध्यक्ष आगा खां, प्रथम अधिवेशन कराची में हुआ। 1907 में उदारवादी और उग्रवादियों में मतभेद हो गया। कांग्रेस में पहली फूट पड़ गई, कांग्रेस विभाजित हो गई और जब कांग्रेस विभाजित हुई तो वो अधिवेशन था सूरत अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष कर रहे थे। माल्य मिंटो सुधार 1909 में आया जिसमें मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन की सुविधा दे दी गई। 1911 का दिल्ली दरबार जिसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और दिल्ली राजधानी कलकत्ता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। तो ये फैक्ट कई बार एग्जामों में पूछे जाते हैं और डीएलएड के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है, कांग्रेस के अधिवेशन से प्रश्न पूछा जा रहा है। क्योंकि एक सीक्वेंस में आपको चीजें मिल जाए तो वो बहुत अच्छा रहेगा कि आपके पास सीक्वेंस में चीजें रहेंगी तो कहीं से भी प्रश्न उठे तो आप उसकी एक फॉर्मेटिंग आपके पास रहेगी तो आपको एलिमिनेशन मेथड लगा के या फिर अगर सीधे से आपको आंसर आ रहा है तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप काट काट के भी आंसर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ टॉपिक का क्या होना चाहिए, कंसेप्ट होना चाहिए, एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए, उसी का प्रयास किया जा रहा है। थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।